वेलकम क्लास। आज हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है? एक तरह की एक्टिविटी है जो प्रोसेस मैनेजर करता है, और उसमें हम क्या करते हैं, जो रनिंग प्रोसेस है सीपीयू का उसको रिमूव करते हैं और एक नए प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो कंप्यूटर प्रोसेसर पर रन कर पाए। किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेस पर हम ये प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसेस स्टोर या रखे जा सकते हैं। तो आज हम ब्रीफली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल में जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज़। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर प्रोसेस का पीसीबी मेंटेन करता है। किस में मेंटेन करता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज़ में। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग की क्यूज़ होती है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस का पीसीबी मेंटेन करता है। जितनी भी प्रोसेस की स्टेट थी हमने पहले डिस्कस करी थी, जैसे रनिंग, वेटिंग, रेडी, तो उनके लिए सेपरेट आपकी एक क्यू होगी और उसमें उन सभी पीसीबीज स्टोर किए जाएंगे जो उस स्टेट में है। तो जैसे ही कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसका पीसीबी एक क्यू से अनलिंक होगा, करंट क्यू से अनलिंक होगा और दूसरे क्यू में आपका मूव कर जाएगा। मेन जो क्यूज़ होती हैं वो आपकी 3 क्यूज़ होती हैं। पहली है उसमें जॉब क्यू। जॉब क्यू में सभी प्रोसेसेस जो भी रन करना चाहते हैं कंप्यूटर पर या प्रोसेसर पर, वो सारे आपके जॉब क्यू में होंगे। उसके बाद रेडी क्यू। रेडी क्यू में वो प्रोसेसेस होते हैं जो मेन मेमोरी में है और रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर उन्हें प्रोसेसर मिल जाए तो वो वेटिंग कर रहे हैं प्रोसेसर की रेडी क्यू में। ठीक है, तो जनरली कोई नया प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो वो रेडी क्यू में होता है। उसके बाद डिवाइस क्यूज़। कई सारी डिवाइस की क्यूज़ हो सकती हैं और उसमें इनपुट आउटपुट के लिए अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, अगर आपका जो प्रोसेस है वो वेट कर रहा है तो वो डिवाइस क्यू में आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिखा रखा। सबसे पहले जॉब क्यू। जॉब क्यू से जब मेमोरी मिल जाएगी तो आप रेडी क्यू में आ जाएंगे। रेडी क्यू के बाद सीपीयू अगर मिल गया तो एग्जीक्यूशन होगा और ख़त्म हो गया तो एग्जिट हो जाएंगे। अगर सीपीयू के बाद आपको फिर किसी सीपीयू के बाद अगर आप कि कोई आईओ डिवाइस चाहिए तो आप वेटिंग क्यू में आएंगे। वेटिंग क्यू में आने के बाद आईओ आपको मिलेगा और उसके बाद दोबारा से आप रेडी क्यू में आ जाएंगे। तो ये एक तरह का डायग्राम है तीनों क्यूज़ में जब प्रोसेसेस आपके 1 बाय 1 मूव करते रहते हैं। अब इन क्यूज़ को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट पॉलिसीज़ यूज़ करता है, जैसे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर, ओएस शेड्यूलर डिटरमाइन करता है कि प्रोसेसेस कैसे मूव करेंगे रेडी से रनिंग में और फिर रनिंग से आईओ वेटिंग डिवाइस में। ठीक है, अब जो प्रोसेस मॉडल है वो हम 2 स्टेट्स का भी बता सकते हैं। 2 स्टेट्स में मतलब कोई भी प्रोसेस या तो रनिंग स्टेट में होगा जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में, और दूसरा नॉट रनिंग। नॉट रनिंग में वो रेडी स्टेट में भी हो सकता है, किसी आपकी पर्टिकुलर क्यू में भी हो सकता है, तो वो आपका नॉट रनिंग। तो ये आपका 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल है। उसके बाद है शेड्यूलर्स। अब शेड्यूलर्स हमने बताया कि स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोसेस शेड्यूलिंग को डिफरेंट वेज में हैंडल करते हैं। तो उनका मेन काम होता है कि हम जॉब्स को सिलेक्ट करें और किसी सिस्टम में डालें और डिसाइड करें कि कौन सा प्रोसेस रन करेगा। शेड्यूलर्स 3 टाइप के होते हैं आपके: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है? उसको हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइन करता है कि कौन से प्रोग्राम सिस्टम में आएंगे प्रोसेसिंग के लिए। तो बेसिकली मेन मेमोरी में
किसको लाया जाएगा वो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोसेस को रन करना होता है तो उसको मेन मेमोरी में आना होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में आएगा। इस जॉब शेड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें जॉब्स जो हैं मेमोरी में वो बैलेंस मिक्स्ड हो। बैलेंस्ड मिक्स किस किस के बीच में? एक तो आईओ बाउंड प्रोसेसेस में और एक प्रोसेसर बाउंड प्रोसेसेस में। अब इनका मतलब क्या होता है? आईओ बाउंड का मतलब है कि ऐसे प्रोसेसेस जिनको मेनली आईओ डिवाइसेस चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। और प्रोसेसर बाउंड का मतलब जिसको मेनली प्रोसेसर चाहिए और आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट ना के बराबर होगी या कम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग स्टेबल है तो आपका जो एवरेज रेट ऑफ प्रोसेस क्रिएशन है वो एवरेज डिपार्चर रेट के बराबर होगा। ठीक है, कई सिस्टम्स में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ना भी अवेलेबल हो सकते हैं या मिनिमम अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने जो प्रोसेस लाइफ साइकिल देखी थी उसमें से कोई प्रोसेस न्यू से रेडी स्टेट में जाता है तो वो किसकी मदद से जाएगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की मदद से। उसके बाद सेकंड है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है किसी सेट ऑफ क्राइटेरिया के थ्रू। ठीक है, तो हमको एक सेट ऑफ चूजन क्राइटेरिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? रेडी से रनिंग स्टेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, प्रोसेस जो रेडी स्टेट में होंगे उसको रनिंग स्टेट में कन्वर्ट करेगा। जितने भी प्रोसेसेस रेडी में है सीपीयू शेड्यूलर उसमें से सेलेक्ट करेगा कि किस प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करना है और उसको सीपीयू प्रोवाइड करेगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स को हम डिस्पैचर्स भी कहते हैं, जो ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स फास्ट होते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स के। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स को काफ़ी हमें देर में यूज़ करना पड़ता है, जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स को हमने काफ़ी क्विकली यूज़ करना पड़ता है। तीसरा और आखिरी टाइप है मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग स्वैपिंग का पार्ट है। स्वैपिंग का मतलब है कि ये वो प्रोसेसेस रिमूव करेगा मेमोरी से जिनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ से मीडियम टर्म शेड्यूलर की मदद से कोई भी प्रोसेसेस को हम स्वैप आउट करेंगे मेमोरी से स्वैप आउट करके वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रनिंग प्रोसेस सस्पेंड हो सकता है अगर उसको आईओ रिक्वेस्ट चाहिए, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए, तो उसको वो मेमोरी से हटाया जा सकता है और बाद में जब उसका आईओ रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी वो दोबारा से मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सस्पेंडेड प्रोसेस जब प्रोग्रेस अपनी कंप्लीट नहीं कर रहा, उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में उसको मेमोरी से रिमूव किया जा सकता है ताकि और प्रोसेसेस मेमोरी में आए जा सके। ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्वैपिंग कहते हैं और हमने एक प्रोसेस को स्वैप्ड आउट किया है और सिमिलरली दूसरा प्रोसेस स्वैप्ड इन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर कंपैरिजन है जो हमने डिस्कस किया, वही आप एक बार टेबल से गो थ्रू हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट है कंटेक्स्ट स्विच। कंटेक्स्ट स्विच क्या है? एक तरह का मैकेनिज़्म है जिससे हम जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जो सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर रहा है उसको स्टोर कर सकते हैं, उसकी स्टेट को, और रीस्टोर कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोसेस या पीसीबी की स्टेट को स्टोर करना या रीस्टोर करना कंटेक्स्ट स्विच कहा जाता है। ठीक है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? सपोज़ करो कोई प्रोसेस सीपीयू पर रन कर रहा है, अब रन करने के बाद उसका टाइम ख़त्म हो गया या उसको आईओ रिक्वायरमेंट हुई तो उससे सीपीयू वापस ले लिया। अब वो प्रोसेस मेमोरी से बाहर भी जा सकता है, तो उसका जो पीसीबी है उसमें सभी डाटा वो स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विच में हमने उसको मेमोरी से बाहर कर दिया, तो जो भी डाटा था उसका वो पीसीबी में स्टोर हो गया। जब वो दोबारा से रन करना स्टार्ट करेगा तो दोबारा से हमें पीसीबी की रिक्वायरमेंट होगी और जो पहले उसका डाटा था उसको हम रीस्टोर करेंगे। ठीक है,
तो एग्जिस्टिंग पहले स्टोर किया जाएगा, जब वो मेमोरी से बाहर जाएगा, जब वो दोबारा रनिंग स्टेट में आएगा तो उसको रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से, कंटेक्स्ट स्विचर की मदद से मल्टीपल प्रोसेसेस एक सिंगल CPU को यूज़ कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं आपस में। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत एसेंशियल पार्ट है। और जब भी हम कोई शेड्यूलर स्विच करेगा वन प्रोसेस से अनदर प्रोसेस में, तो करंट रनिंग प्रोसेस की स्टेट को हम स्टोर करेंगे और जो दूसरा आया है उसको हम रीस्टोर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिखा रखा, पहले CPU पर प्रोसेस 1 चल रहा था, उसके बाद CPU प्रोसेस 1 को मान लो कि P1 को कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसकी स्टेट को हमने सेव किया, फिर हमने प्रोसेस 2 को CPU प्रोवाइड किया। अब CPU को प्रोवाइड किया है जब P2 को, तो उसकी स्टोर को, उसकी एग्जिस्टिंग स्टोर को रिस्टोर किया, पहले वाली स्टोर को। सिमिलरली जब वो एग्जीक्यूशन होके दोबारा से वो जाएगा तो उसको सेव करेंगे और P1 को दोबारा से रन करने के लिए आप रिस्टोर करेंगे। तो इसलिए कंटेक्स्ट स्विच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कंटेक्स्ट स्विच कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है, मतलब उसको कंप्यूटेशनल पावर काफ़ी चाहिए, क्योंकि हमने रजिस्टर भी सेव करना है, मेमोरी की स्टेट भी सेव करनी है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसके नंबर ऑफ़ कंटेक्स्ट स्विच कम हो। ठीक है, तो ये जो आपकी मेंशन लिखी हुई है, प्रोग्राम काउंटर, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपकी स्टोर करनी पड़ती है कंटेक्स्ट स्विच के टाइम में। ठीक है, इसके बाद हम ब्रीफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करेंगे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस कोई इवेंट करेगा, वो इवेंट वो दूसरे प्रोसेस को बताएगा, ये सारी चीज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में है। ये डायग्राम बना रखा, दो प्रोसेस है P1 और P2 और ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हमें कई सारे सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स जनरली किस लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि जो दो प्रोसेसेस हैं वो ऐसा ना हो कि एक टाइम में ही दोनों प्रोसेस चेंज करना चाहे। तो कुछ ऐसे क्रिटिकल पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको दोनों प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो दोनों एक साथ ना यूज़ कर पाएँ, उसके लिए हम सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हैं। कई सारी टेक्निक्स हैं, सेमाफोर है, इनको हम डिटेल में, अगर आगे सिलेबस में होगा तो आपको डिटेल में पढ़ेंगे। सेमाफोर में एक वेरिएबल होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई और जा सकता है या नहीं जा सकता। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। इसी टाइप से बैरियर और स्पिन लॉक। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की अप्रोचेज क्या हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किन की डिफरेंट तरीक़ों से हम कर सकते हैं। एक तो पाइप है, पाइप एक डाटा चैनल होता है जो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ऐसे हम दो पाइप्स यूज़ करते हैं जिससे हम प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में कम्युनिकेट कर सकते हैं और प्रोसेस बी से प्रोसेस ए में कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। POSIX सिस्टम्स में जनरली पाइप्स यूज़ की जाती है। सॉकेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। एक तरह से एंड पॉइंट होता है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में अगर हम जा रहे हैं, डाटा को सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं कोई नेटवर्क में, तो उसके लिए सॉकेट यूज किया जाता है। दो कंप्यूटर में आपस में कम्युनिकेशन अगर करना हो, सेम कंप्यूटर में या डिफरेंट कंप्यूटर्स में, तो उसके लिए सॉकेट यूज़ किया जाता है। फाइल, कोई डाटा हमने भेजना हो तो हम फाइल में स्टोर करके भेज सकते हैं। ऐसे ही सिग्नल्स, मेमोरी को शेयर्ड किया जा सकता है। कुछ मेमोरी होगी वो शेयर्ड होगी, वहाँ पर कोई भी प्रोसेस अपना जो भी डाटा वगैरह है वो लिख सकता है और फिर वो डाटा दूसरा प्रोसेस पढ़ सकता है। ऐसे ही मैसेज क्यू में भी मल्टीपल प्रोसेसेस वहाँ पर डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। मैसेज क्यू में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट वहाँ पर सारों के मैसेजेस होंगे, जिसके लिए वो मैसेज होगा वो उसको रिट्राइव कर सकता है और रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये आपको नीचे डायग्राम दे रखा। शेयर्ड मेमोरी में एक शेयर्ड मेमोरी होगी, दोनों P1 और P2 प्रोसेस उसको यूज़ कर सकते हैं। मैसेज क्यू में एक मैसेज क्यू होगा जिसमें दोनों मैसेजेस रीड या राइट कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमने डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक्स बताई थी,
जैसे फीफो और प्रायोरिटी वाला और राउंड रॉबिन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।